प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 12, विद्युत तथा परिपथ। पृष्ठ 116। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करके अपनी नोटबुक में लिखिए। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है। जब इसका स्विच दबाते हैं तब यह प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहां से मिलती है? 12.1 विद्युत सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने यह देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क यानी चक्रिका होती है, जैसा कि चित्र संख्या 12.1 में दर्शाया गया है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह तथा एक ऋण चिन्ह देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धनात्मक यानी टर्मिनल सिरा तथा दूसरा ऋणात्मक होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। चेतावनी: आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट अथवा मृत्यु तक का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। यह भी याद रखिए कि सुबाह्य जनित्र यानी पोर्टेबल जनरेटर द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। पृष्ठ 117। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है, जैसा कि चित्र संख्या 12.2 में दर्शाया गया है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है? क्रियाकलाप 1। एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं? क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं, जैसा कि चित्र संख्या 12.2 में दर्शाया गया है? अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है, जिसे चित्र संख्या
12.2 बी में दर्शाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है, जैसा कि चित्र संख्या 12.2 बी में दर्शाया गया है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के 2 टर्मिनल हैं। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को ना छुएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल और विद्युत बल्ब दोनों ही में 2-2 टर्मिनल होते हैं। इनमें ये 2 टर्मिनल क्यों होते हैं? चेतावनी: विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि न मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। 12.2 विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं? क्रियाकलाप 2। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावृत हो जाएगा। 2 तारों के अनावृत भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे 2 को बल्ब से चित्र संख्या 12.3 तथा 12.4 में दर्शाए गए अनुसार जोड़ दीजिए। पृष्ठ 118। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप यानी बिजली के मिस्त्रियों द्वारा उपयोग की जाने वाली और सेल के लिए रबड़ बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसा कि चित्र संख्या 12.5 ए से 12.5 एफ में दर्शाया गया है। प्रत्येक व्यवस्था में देखिए कि बल्ब दीप्त है या नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के लिए हां या नहीं लिखिए। चित्र संख्या 12.5। यहां पर 5 सेल दिखाए गए हैं, जिनके धनात्मक और ऋणात्मक सिरों पर एक एक तार लगा हुआ है और उसको रबड़ के माध्यम से सेल पर बांधा गया है और उन तारों के सिरों पर बल्ब को लगाया गया है। इस प्रकार इस चित्र में विद्युत सेल तथा बल्ब को जोड़ने की विभिन्न व्यवस्थाओं को दर्शाया गया है। अब उन व्यवस्थाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जिनमें बल्ब दीप्त होता है। इन व्यवस्थाओं की तुलना दूसरी व्यवस्थाओं से कीजिए जिनमें बल्ब दीप्त नहीं होता है। क्या आप इस अंतर का कारण ज्ञात कर सकते हैं? चित्र संख्या 12.5 ए में विद्युत सेल के एक टर्मिनल से प्रारंभ करके अपनी पेंसिल की नोक को तार के अनुदिश बल्ब तक लाइए। अब बल्ब के दूसरे टर्मिनल से प्रारंभ करके विद्युत सेल से जुड़े दूसरे तार के अनुदिश पेंसिल की नोक को लाइए। इस कार्य को चित्र संख्या 12.5 की तरह शेष व्यवस्थाओं के लिए दोहराइए। क्या उन व्यवस्थाओं में बल्ब दीप्त होता है जिनमें सेल के एक टर्मिनल से वापस दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने में पेंसिल को ऊपर उठाना पड़ता है? 12.3 विद्युत परिपथ। क्रियाकलाप 2 में आपने विद्युत सेल के एक टर्मिनल को तार द्वारा बल्ब से होते हुए विद्युत सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा। ध्यान दीजिए कि चित्र 12.5 ए तथा चित्र संख्या 12.5 एफ की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था
विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। पृष्ठ 119। विद्युत परिपथ विद्युत सेल के दो टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह यानी विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी विद्युत परिपथ में चित्र संख्या 12.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह बल्ब को दीप्तिमान करती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसका तंतु अक्षुण्ण है? चित्र संख्या 12.6। इस चित्र में एक सेल के दोनों सिरों पर तार के टुकड़े जोड़े गए दिखाए गए हैं और उन तारों के सिरों पर एक टॉर्च का बल्ब लगाया हुआ दर्शाया गया है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण यह दीप्तिमान नहीं होता है। क्या अब आप यह बता सकते हैं कि चित्र संख्या 12.5 बी, सी, डी तथा ई में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता है? अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? क्रियाकलाप 3। एक टॉर्च बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए। चित्र संख्या 12.7 में दर्शाए अनुसार तार के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर लपेटिए। तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। अब बल्ब के आधार की नोक अर्थात इसके टर्मिनल को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तिमान होता है? अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? क्या यह टॉर्च को ऑन व ऑफ करने के समान नहीं है? चित्र संख्या 12.7 में घर में तैयार की गई टॉर्च को दर्शाया गया है। पहेली के पास बल्ब तथा सेल जोड़ने की दूसरी व्यवस्था है। क्या इस व्यवस्था में बल्ब जलेगा? पृष्ठ 120। 12.4 विद्युत स्विच। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। यह एक साधारण विद्युत स्विच था। इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। क्रियाकलाप 4। आप 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप, 2 तार तथा थर्मोकॉल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्मोकॉल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसा कि चित्र संख्या 12.8 में दिखाया गया है। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्मोकॉल शीट पर इस तरह लगाएं कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल बल्ब तथा स्विच को चित्र संख्या 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं? अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब
अब भी जलता रहता है। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वह दोनों ड्राइंग पिनों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं, जैसा कि चित्र संख्या 12.10 में दर्शाया गया है। चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देता है, अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान होता है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है तथा परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा यानी स्थिति में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसा कि चित्र संख्या 12.9 में दर्शाया गया है। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या तोड़ सकती है। घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। पृष्ठ 121। बूझो ने चित्र संख्या 12.11 के अनुसार टॉर्च के आंतरिक आरेख को चित्रित किया है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा होता है तथा बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या आप चित्र में लाल रेखा खींचकर पूरे परिपथ को इंगित कर सकते हैं? चित्र संख्या 12.11 में टॉर्च का आंतरिक आरेख दर्शाया गया है, जिसके भीतर 2 विद्युत सेलों को दर्शाया गया है। एक ओर स्लाइड स्विच लगा हुआ है और उसके ऊपर प्लास्टिक का आवरण है, जबकि टॉर्च के ऊपरी हिस्से पर एक बल्ब दिखाया गया है। बल्ब के चारों ओर एक कांच का परावर्तक है। 12.5 विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक। हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं इस अवस्था में भी बल्ब दीप्तिमान होगा? विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? आइए इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 5। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र संख्या 12.12 के अनुसार 2 स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस व्यवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अथवा नहीं। चित्र संख्या 12.12 ए चालक परिक्षेत्र। 12.12 बी जब चालक परिक्षेत्र चाबी के संपर्क में होता है तो बल्ब के जलने की जांच की जाती है। इस चित्र में 2 सेल दिखाए गए हैं। इन दोनों बल्बों के एक एक सिरे पर एक एक तार रबड़ बैंड की सहायता से लगाया गया है। एक तार के एक सिरे पर चाबी और चाबी का दूसरा सिरा बल्ब के दूसरे वाले सिरे से जोड़ा गया है, जबकि एक सेल में ये चाबी नहीं है। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्यूमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्मोकॉल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए। चालक परिक्षेत्र के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें, जैसा कि चित्र संख्या 12.12 बी में दिखाया गया है। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श न करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? पृष्ठ 122। सारणी 12.1 के समान अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षणों को अंकित कीजिए। सारणी 12.1
विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक। इस सारणी में 3 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु के बारे में लिखा है। दूसरे कॉलम में पदार्थ जिसका ये बना है, और तीसरे कॉलम में ये बताना है कि बल्ब जलता है या नहीं। पहले कॉलम में चाबी, पदार्थ जिसका ये बना है धातु, बल्ब जलता है हाँ। दूसरे कॉलम में है रबड़ यानी इरेजर, पदार्थ जिसका ये बना है यानी कि रबड़ का, बल्ब नहीं जलता है। स्केल, पदार्थ जिसका ये बना है वो है प्लास्टिक, बल्ब नहीं जलता है। माचिस की तीली, पदार्थ जिसका ये बना है लकड़ी, बल्ब नहीं जलता है। कांच की चूड़ी, पदार्थ जिसका ये बना है कांच, बल्ब नहीं जलता है। लोहे की कील यानी कि धातु का बना है, इसलिए बल्ब जल जाता है। आप क्या पाते हैं? परीक्षण के लिए उपयोग किए गए कुछ पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं वे विद्युत चालक हैं। विद्युत रोधक अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते। सारणी 12.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक हैं। विद्युत चालक रिक्त स्थान, विद्युत रोधक रिक्त स्थान। आपने क्या निष्कर्ष निकाला है? कौन से पदार्थ विद्युत चालक हैं और कौन से विद्युत रोधक? अध्याय 4 के उन पदार्थों को स्मरण करें जो चमकदार होते हैं। क्या वे विद्युत चालक हैं? अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमीनियम तथा अन्य धातुएं क्यों प्रयुक्त की जाती हैं। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। चित्र संख्या 12.9। जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या 2 ड्राइंग पिन थर्मोकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे? परंतु आप जानते हैं कि थर्मोकोल एक विद्युत रोधक है। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है? चूंकि स्विच के 2 ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबड़ तथा प्लास्टिक का उपयोग होता है। चेतावनी: आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानी बरतिए। प्रमुख शब्द: बल्ब, विद्युत चालक, विद्युत सेल, विद्युत परिपथ, तंतु, विद्युत रोधक, स्विच, टर्मिनल। पृष्ठ 123। सारांश: विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल तथा एक ऋण टर्मिनल। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रवाहित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रवाहित होती है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता अथवा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर
विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती वे विद्युत रोधक कहलाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए और इसी तरह की और कहानियों तथा किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं बेल आइकन।